हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर नेक्स्ट क्लास, जहां हम लोग इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी के यूनिट 25 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ इंडेक्स क्या होने वाला है, हम लोग इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एनबीएफसीज, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब हिस्ट्री, इनके रोल क्या है इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया, इनके रेगुलेटर कौन कौन से हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसा है, रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय आरबीआई क्या है, टाइप ऑफ एनबीएफसीज कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, बट वंस you'll see this video or once you'll go through this chapter, you'll get to know most of the thing. So concepts of own fund and net own fund NBFCs, bank finance to NBFCs, fair practices, ombudsman scheme to NBFCs and scale based regulation SBR. सो फ्रेंड्स, हम लोग अगेन अपना जो कॉमन अनाउंसमेंट है वो कर रहे हैं, दैट इज़ कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन को श्योरली चेक करना है, क्योंकि कई एक अपडेट्स जो होते हैं, यहाँ हम लोग मैकमिलन बुक को बेस रख के वीडियो बना रहे होते हैं। तो यहाँ क्या है कि कई एक अपडेट जो हैं हम लोग विल बी स्टिक टू मैकमिलन बुक, जहाँ अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं विल प्रोवाइड, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ विल बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द अपडेटेड डाटा। तो आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स इन दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पिंग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट का जो क्यूआर कोड है वो अवेलेबल है। आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं स्क्रीन के, एंड इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद यू कैन गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट। एंड फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जेआईबी एंड सीआईबी जर्नी। सो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड फ्रेंड्स, वन मोर अनाउंसमेंट, दैट इज कि आप जब भी किसी वीडियो को देख रहे हो तो आप एक हैंड रिटन नोट्स बनाओ। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग अ हैंड रिटन नोट्स, देन यू मस्ट हैव एक नोट्स एंड एमसीक्यूज का सेट। और इसमें क्या है कि वो जो आपके पास होगा उससे भी आपको कुछ एक वन पेजर बनाना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको ना ही वीडियोस काम आएंगे ना ही बड़े बड़े नोट्स काम आएंगे। आपके जो वन पेजर होंगे दैट विल ओनली हेल्प यू टू रिवाइज। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इवन हम लोगों ने भी नीचे नंबर स्क्रॉल करा हुआ है, इफ़ यू विश टू गेट आवर प्रोडक्ट देन आपको उस नंबर पे हमको पिंग करना है। सो नाउ विल स्टार्ट कि एनबीएफसीज हैं क्या। सो दे आर अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। इनका जो प्राइमरीली ये जो इनकी एक्टिविटीज़ होती है वो लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी वहीं ये क्या क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो बिजनेस है वो ये नहीं कर सकते हैं। कंपनी जो है रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम इवन इन द इंस्टॉलमेंट्स फॉल अंडर रेसिडरी एनबीएफसी कैटेगरी। तो आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है। नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो पीएसएस है हमारा, ये उसके पार्ट नहीं होते हैं। कैन नॉट इशू अ चेक ऑन देमसेल्व्स और बोरोवर डायरेक्टली फ्रॉम द आरबीआई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो आरबीआई एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट होता है 1997 में एनबीएफसीज को ध्यान में रख के। वो क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है दैट इज आल्सो अ कंपनी। ओके, दूसरा क्या है कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो भी एक कंपनी है विथ प्राइमरी बिजनेस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस। तो ये जो है ये अमेंडमेंट के बाद के डिक्लेरेशन है। अभी वहीं क्या है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो वो है सेक्शन 45 आई ए, जहाँ एनबीएफसी मस्ट अडेयर द स्पेसिफिक क्राइटेरियाज। वो क्या क्या है, उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है, कहाँ से, आरबीआई से। और इनको हमेशा जो है मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो 2 करोड़ मेंटेन करना है। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन हैं जहाँ डाटा बेस्ड क्वेश्चन है आप इसको अपने वन पेजर में जॉट डाउन कर सकते हैं। अभी है इवोल्यूशन ऑफ एनबीएफसीज इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं कि ये कब स्टार्ट होता है, 1960s में ही इसके कुछ हिंट्स मिलते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। की मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो था वो एनबीएफसी एक बड़ा एवेन्यू बन के निकला। तो फिर क्या है, ये पहले जो होता था वो क्या, कंपनीज एक्ट से रजिस्टर होकर, और इनकी मॉनिटरिंग भी जो पूरी थी, रेगुलेशन था, वो कंपनीज एक्ट के ही थ्रू होता था। लेकिन आरबीआई जब आरबीआई डायरेक्टेड दैट द हायर परचेज लीजिंग कंपनीज कुड एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। तो जो भी अभी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होगा, वो एनबीएफसी की कैटेगरी में आ जाएंगे, टू द एक्सटेंड ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ James S. Raj Study Group 1975. NBFC required to maintain liquid asset in the form of approved
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी वहीं 1880-90 में क्या होता है कि एनबीएफसी जो है उनको कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज एंड उनको जो है अट्रैक्ट करना है सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये जो था उनके लिए एक चैलेंज था, और 80-90 के पीरियड में इन्होंने इसको बखूबी टैकल किया। वहीं जो नंबर ऑफ एनबीएफसीज हैं वो 1981 में ओनली 7000 थे, और 1992 आते आते मतलब ओनली इन 11 ईयर्स यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 23,000 का सर्ज आता है। तो अभी क्या होगा, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ काफ़ी जो बिजनेस हाउसेस हैं उनका इंक्लिनेशन है टुवर्ड एनबीएफसीज। तो अभी वो क्या करते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू द इंडस्ट्री ग्रोथ, जो एनबीएफसी की इंडस्ट्री है उसमें जो ग्रोथ हो जाता है उसकी वजह से आरबीआई एक कमेटी फॉर्म करती है हेडेड बाय एसी शाह। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में कुछ कमिटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेंगे। अभी वहां से फिर क्या है, कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस जो है वो 1997 में आता है। वो क्या है, मेजर चेंजेस जो होने वाले हैं एज पर चैप्टर 3B 3C एंड 5। उसका काम क्या है, aim to establishing a comprehensive regulatory and supervisory structure for NBFC। इससे पहले क्या था, वो कंपनीज एक्ट जो थे उसी से गवर्न हो रहे थे। अभी क्यों, क्योंकि टू सेफगार्ड द कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग। क्योंकि क्या है कि वो कस्टमर के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जब आप कस्टमर के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपके पास अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या है उस पैसे को जहां तहां डाइवर्ट करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ भी होता है देन नथिंग इज गोइंग टू बी रिपेट्रिएट। अब वहीं क्या है कि एफडीआई अप्रूवल जो है वो 2016 में मिलता है एनबीएफसी के लिए। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट अप्रूव्स एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर रेगुलेटेड एनबीएफसीज। अभी फिर से क्या है कि यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि एनबीएफसी का जो इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे ये काम करते हैं। तो एनबीएफसीज जो हैं वो क्रूशियल इन सर्विंग द लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट, फोस्टरिंग द ट्रेड बिजनेस लाइवलीहुड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। क्योंकि जो एनबीएफसीज हैं वो ज़्यादा जो उनकी एग्जिस्टेंस है एंड ज़्यादा जो उनकी प्रेजेंस है वो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा है। और वहाँ क्या होता है कि आपको भी पता है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक जो सेगमेंट है, हमारा जो सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ही वेल स्टैब्लिश्ड है। तो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, उनको बैंकिंग, उनको सेविंग्स, उनको और भी जो बाकी की एंसिलरी चीज़ें हैं उनके साथ रूबरू कराने के लिए जो एनबीएफसीज हैं उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया। अभी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइडिंग अ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। क्योंकि एनबीएफसीज जो थे उन्होंने क्या किया, वो अभी छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक लाइवलीहुड क्रिएट हो रहा है, कुछ बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं स्मॉल स्केल की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। फिर क्या है कि ये एक्ट एज कॉम्पिटिटर्स टू बैंक, कौन से एरिया में, अगेन वहीं रूरल सेमी अर्बन एरिया में, इन्हांसिंग द कस्टमर ओरिएंटेशन एंड ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी। मेनी एमएफआईज जो थे वो प्रेडोमिनेंटली एनबीएफसीज बन गए और एक्टिवली एड्रेस द फाइनेंशियल नीड एंड जनरेट द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडिशनली अंडर सर्व्ड रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। क्योंकि आपको पता होगा कि प्री ग्लोबलाइजेशन जो समय था और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो एरा है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा पेनिट्रेशन है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया की तरफ रहा है। क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे क्या है कि वहाँ सेंसिटिविटी इन चीज़ों को लेके पहले से है, अवेयरनेस बैंकिंग को लेके पहले से है। बट पोस्ट ग्लोबलाइजेशन और यू कैन से पोस्ट रिसेशन ऑफ 2008-9-10 पीरियड, दिस ऑल गॉट अ बूस्ट। फिर रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसीज, फिर इसमें क्या है कि वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये सारे जो हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो भी इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। वहीं जो इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशूड बाय आरडीएआई। वहीं निधि कंपनीज एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 120A ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी जैसे देखिए निधि कंपनीज है, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि सेबी जो है वो किन को रेगुलेट कर रही है, इंश्योरेंस को आईआरडीएआई कर रही है। वहीं जो निधि कंपनीज हैं उनको कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न करा जा रहा है एंड रेगुलेटेड बाय एमसीए। वहीं चीट फंड कंपनी जो है दे आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ चीट फंड एक्ट 1982। सो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या है कि चीट फंड कंपनी, तो जैसे चीट कंपनी का नाम आ रहा है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये कंपनीज फंड से, कंपनीज एक्ट से गवर्न होगा, मगर होता क्या है, ये चीट फंड एक्ट जो है उसके थ्रू गवर्न होता है। और इसमें क्या है, दे आर रेगुलेटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय एनएचबी।
स्टॉक एक्सचेंज और जो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज हैं दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी अगेन। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज है उसमें क्या है कि लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो लाइबिलिटी लाइबिलिटीज बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या आता है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अभी कैटेगरी ए में क्या है कि एनबीएफसीज हैविंग पब्लिक डिपॉजिट इज नोन एज एनबीएफसी कैटेगरी ए। वहीं वैसे एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको जो हम लोग कहेंगे वो कैटेगरी टू कहेंगे और नॉन डिपॉजिटरी कहेंगे। इनको कहेंगे डिपॉजिटरी, इनको कहेंगे नॉन डिपॉजिटरी। अभी हम लोग एक्टिविटीज देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या क्या है। अभी एसेट फाइनेंस कंपनीज जो हैं, लोन कंपनीज जो हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रा फाइनेंस कंपनीज, सोशली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, infrastructure debt fund companies, NBFCs, microfinance institutions, residuary NBFCs, NBFCs factors, NBFCs, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। तो ये जितने भी हैं फ्रेंड्स, इसका क्या है कि आपको एक बार ओवरव्यू लेके रखना है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो यहाँ कुछ ऑड वन आउट क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने इसको एक बारी दो बारी देखा हुआ है देन यू विल बी इजिली एबल टू एलिमिनेट। अभी साइज बेस्ड की बात करें तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो हैं वो क्या है, एसेट्स ऑफ ₹500 एंड अबव, सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इंक्लूडिंग कैपिटल एडुकेशन रिक्वायरमेंट। ये मतलब जो साइज बेस्ड है वहाँ पे पहले तो इन्होंने 500 करोड़ का जो एसेट है वो डिफाइन करना है, वो इनको अरेंज करना है। और दूसरा क्या है कि इनको जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं कौन से वाले, बेसल वाले, तो उनको जो है ये बेसल वाले जो पूरे नॉर्म्स हैं उनको भी अडेयर करना है। अभी देखिए साइलेंट फीचर ऑफ अमेंडमेंट मेड टू चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट इन 1997 इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होगा, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एनबीएफसीज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR फ्रॉम आरबीआई एंड टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ नेट ओन्ड फंड्स। अभी फिर क्या है कि रिक्वायरिंग द डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज टू maintain a certain percentage of asset in unencumbered approved securities, requiring all the NBFCs to create a reserve fund or to transfer a sum which is not less than 20% of their profit every year. देन अगेन यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, ये जो 20% वाला परसेंटेज है ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं एग्जाम में। empowering RBI to by prescribing policies for adhering by NBFCs about income कॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ETC। अभी फिर क्या है यहीं पे कि इशू डायरेक्शंस टू NBFCs और देयर ऑडिटर्स अबाउट देयर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज। empowering RBI to order a special audit of NBFCs, empowering RBI to prohibit NBFC from empowering RBI to file winding up petition against. Now we'll go to Fair Practice Code 2006. So ensure transparency in loan pricing, ethical behavior towards the borrower, then corporate governance frame aimed at installing professionalism in NBFCs. तो ये कहाँ है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क की वजह से, क्योंकि पता है कि जहाँ भी कॉर्पोरेट चीज़ें इंस्टॉल होंगी वहाँ क्या है, प्रोफेशनलिज्म जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। टाइप ऑफ एनबीएफसीज में कौन कौन से आते हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगेन जैसा पीछे था बिल्कुल उसी तरह से है। एनबीएफसी फैक्टर्स, मोर्टगेज गारंटी कंपनी, एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, शैडो बैंकिंग इन इंडिया। अभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज क्या है, तो एनबीएफसीज दैट कैन एक्सेप्ट एंड रिन्यू द डिपॉजिट फॉर 12 to 60 days। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है। एक्सक्लूडिंग ऑन डिमांड रीपेमेंट, बी कैप्ड एट RBI set ceiling is 12.5%. The interest may be paid on compounded interest not shorter than monthly rest.
तो फिर वहीं पे फिर क्या है कि NBFCs कैन नॉट ऑफर गिफ्ट्स एंड इंसेंटिव्स टू एनी एडिशनल benefit to the depositor. NBFC should have minimum investment grade credit rating, and they may get their company rated by any of the 6 rating agencies. You'll be knowing that CRISIL, CAR, ICRA, Fitch, these are the rating companies. And फिर वहीं पे क्या बात आती है कि रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड एंड स्मेरा. So the deposits with NBFCs are not insured. The repayment of deposits by NBFCs is not guaranteed by RBI. Only those NBFCs to which RBI had given a specific authorization and had an investment grade rating are allowed to accept hold public deposit to a limit of 1.5 times of its net owned fund. तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एसेट फाइनेंस कंपनी AFC. तो इसमें क्या है कि प्राइमरीली फाइनेंसेस फिजिकल एसेट्स. तो इसमें क्या है कि सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पे, जहाँ ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, जनरेटर सेट्स, अर्थ मूविंग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ये जो है ये सारे इक्विपमेंट्स की तरफ जो है वो फाइनेंस करने वाली जो कंपनीज हैं, दैट इज एसेट फाइनेंस कंपनी. जिससे क्या होता है कि एक एसेट बनता है जो भी लोग लेते हैं एक टर्म लोन की तरह. business focused with at least 60% of total assets and income arises from such assets. तो ये किसकी बात हो रही है? ये जो एसेट फाइनेंस कंपनी है वो जिन फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करती है उसके डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है कि वहाँ जो 60% ऑफ टोटल एसेट्स एंड जो उनका इनकम है वो. नेम नेक्स्ट जो है वो है लोन कंपनीज. इनका काम क्या है? मेन एक्टिविटीज टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस फॉर वेरियस एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग इट्स ओन एक्टिविटीज. मतलब अपनी एक्टिविटी के लिए खुद ही को फाइनेंस नहीं करना है. नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेट फाइनेंस कंपनी. प्राइमरली जो ये एंगेज होते हैं एक्सटेंडिंग फाइनेंस सपोर्ट थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस. नेक्स्ट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. तो आपको पता होगा कि इट होल्ड्स मिनिमम 90% ऑफ टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डेट्स, लोन्स. कहाँ? इन अ ग्रुप ऑफ कंपनी. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर of group companies constitutes at least 60% of total assets. किसका? उस कंपनी का. It does not trade in its investment in share, debt, loan in the group company except through block sales for dilution and disinvestment. कि मतलब ये अगर खुद अपने शेयर को बेचना चाहें तभी ओनली ये ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ये जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे. और जो एसेट साइज होना चाहिए वो 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए किसमें? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में. एंड इट एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स, क्योंकि जब ये डी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको क्या है कि पब्लिक फंड को कॉल करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी. इसमें क्या है कि डिप्लॉय a minimum of 75% of total assets in infrastructure loan. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब ऐसे जो लोन्स हैं उसकी तरफ जहाँ से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, जैसे रोड. फॉर रोड ऑल्सो इफ सम कंपनी इज फाइनेंसिंग, तो वहाँ मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ ₹300 crore इज रिक्वायर्ड. मिनिमम क्रेडिट रेटिंग इज ए और इक्विवेलेंट. वहीं जो CRWA मतलब कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट्स रेशियो, ये 15% होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी. इसमें क्या है कि फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. वहीं पे क्या है कि राइजेस रिसोर्सेज थ्रू issuance of rupee and dollar denominated bonds with minimum maturity of 5 years. So again ये 1 mark. So friends actually ये क्या है? ये एक conceptual यूनिट है जहाँ अगर कुछ स्टैटिक डाटा हम लोगों को दिख रहे हैं तो वो वी आर मार्किंग इट हियर. आप इसको जब देख रहे हैं दिस इज जस्ट टू डेवलप अ एन अंडरस्टैंडिंग, कि उससे क्या है कि आप जब आगे फर्दर हम लोग चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे देन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. वहाँ हम लोग सिर्फ अगर
आईडीएफ एनबीएफसी की बात करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि आईडीएफ एनबीएफसी जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिनेंस करते हैं। सो द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कैन स्पॉन्सर आईडीएफ एनबीएफसीज। अभी वहीं क्या है कि एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, अभी हम लोग अपने प्रीवियस यूनिट में भी देख चुके हैं, यहाँ फिर से उसको रिपीट करते हैं। अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विथ नॉट लेस देन 75% ऑफ इट्स एसेट्स एज क्वालिफाइंग एसेट मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो ये 75% है, तो फ्रेंड्स इस यूनिट में यूजली आपको 60 और 75% के जो रेशियोज हैं उनको याद करना है। तो आप एक बार जब अपना वन पेजर बना रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने नोट्स में इसको सेग्रीगेट करके दिया है, लेकिन आप जब अपना वन पेजर बनाएंगे वहाँ भी आप इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप नोट करके रखेंगे तभी आप उसको एक बार में सब कुछ देख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे नोट्स हों या वीडियो हो, वहाँ क्या है कि चीज़ें जो आती हैं वो अलग अलग आती हैं, वो उस एक टॉपिक के कॉन्टेस्ट में आएगा, लेकिन आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने या फिर डाटा को रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को एक जगह लिख के रखना है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसमें क्या है कि मिनिमम नेट ओन फंड, उसमें क्या है कि ₹5 करोड़, वहाँ 2 करोड़ फॉर एनबीएफसी एमएफआई जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अभी एसेट कंपोजिशन कैसे होने वाला है, 75% ऑफ टोटल एसेट्स, रजिस्ट्रेशन एंड एसेट साइज, तो एसेट साइज जो होने वाला है वो 500 करोड़ एंड अबव होने वाला है, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो विथ आरबीआई होगा। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स, मास्टर सर्कुलर कौन सा 14 मार्च 2022 को आया था। इसमें क्राइटेरिया पहले तो कि कोलेट्रल फ्री लोन होना चाहिए, टारगेटेड एंड हाउस होल्ड विथ एनुअल इनकम 3 लाख वालों को ही मिलना है। अभी हाउस होल्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल फैमिली यूनिट जो है जहाँ हस्बैंड वाइफ अनमैरिड चिल्ड्रन, ये जो है वो एक हाउस होल्ड के पार्ट हुए, उनको देना है। अभी कई बार क्या होता है कि यहीं पे हस्बैंड को एक अलग लोन मिल रहा है, वाइफ को एक अलग लोन मिल रहा है, अनमैरिड बच्चे हैं उनके नाम पे एक अलग लोन मिल रहा है, देन दैट इज़ नॉट राइट। इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करना है। जब हम लोग अभी अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ रहे थे कि अचानक से जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे फिर आरबीआई जो है वो इन चीज़ों को असर्टेन करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि फिर लोग जो हैं वो कई चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर देते हैं जहाँ लूप होल्स हैं, तो उन लूप होल्स को इंटैक्ट करने के लिए इन सारे टर्म्स के साथ आया गया है, जहाँ एक हाउस होल्ड का अगर एनुअल इनकम अप टू 3 लाख है तब वो माइक्रो लोन के लिए जा सकते हैं। अभी इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि ऑल कोलेट्रल फ्री रिगार्डलेस ऑफ एंड यूज एंड प्रोसेसिंग मोड, मतलब कि हमको एज ए बैंकर एंड यूज इंश्योर नहीं करना है, प्रोवाइडेड कि उनका जो इनकम है वो 3 लाख से कम है पर एनम। वहीं एक्सक्लूशन की बात, द लोन शुड नॉट बी लिंक्ड विथ अ लीन और बॉरोवर के किसी डिपॉजिट के ऊपर। अभी रीपेमेंट पीरियोडिसिटी एज पर बोरोवर्स रिक्वायरमेंट एंड फ्लेक्सिबल, इसमें क्या है कि एक रेशियो होगा जहाँ कि एनबीएफसी एमएफआईज शैल मेंटेन अ कैपिटल एडिकेसी रेशियो कंसिस्टिंग टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल शैल नॉट बी लेस देन 15%। तो देखिए ये 15% वाला जो क्राइटेरिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस, और ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस यूनिट में भी देखा है। वहीं टोटल जो टायर 2 कैपिटल है, दैट शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ टायर 1 कैपिटल। तो आपको पता होगा फ्रेंड, टायर 1 कैपिटल जो है दैट इज द मेन कैपिटल जहाँ पे एसेट्स होते हैं, और जब सारी प्रोविजनिंग सारी चीज़ों के बाद का जो कैपिटल है दैट इज टायर 2 कैपिटल। सो टायर 2 कैपिटल जो है दैट कैन नॉट एक्सीड टायर 1 कैपिटल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। अभी यहाँ फ्रेंड्स हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो फैक्टरिंग है, फैक्टर्स, वो क्या है, दैट इज एनबीएफसी फैक्टर्स। तो एनबीएफसी जो है वो फैक्टरिंग का भी काम करती है। अभी फैक्टरिंग जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फैक्टरिंग को हम लोग एक बार इन जनरल कॉन्सेप्ट में देखते हैं। तो फैक्टरिंग जो है वो क्या है कि फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट इज अ टाइप ऑफ डेटर फाइनेंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, उसने अपना जो सामान है वो चाइना में भेजा है। अभी चाइना से उनको पेमेंट आना है, जो बिल्स हैं वो उनके रिसीवेबल्स हैं, इनवॉइसेस जो हैं वो रिसीवेबल मतलब उनको मिलने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि उनके पास 100 रुपीज़ का इनवॉइस है कि 100 रुपीज़ उनको मिलने वाले हैं, तो वो आएंगे बैंक के पास,
या यहाँ अभी इस कॉन्टेक्स्ट में किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास, और इनको आके बोलेंगे कि मेरे को 100 रुपीज़ मिलने वाले हैं 2 महीने के बाद, तो आप मेरे को 80 रुपीज़ दे दो और आप ये इनवॉइस रख लो। सो जब भी पेमेंट आएगा उस टाइम पे वो पेमेंट 100 रुपीज़ आप रख लेना। और जो यहाँ पे ये डिस्काउंट वर्ड यूज़ है, इसका मतलब है कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है 20, दैट विल बी द डिस्काउंट रेट। तो ये किस केस में, जब इमीडिएट कैश इज रिक्वायर्ड, क्योंकि किसी भी कंपनी का एक 100, एक एग्जाम्पल लेके 100 रुपीज़ ब्लॉक हो रहा है, तो मे बी दे वांट कि मतलब अगर उनके पास 100 की बजाय 80 ही हो तो वो उसको फिर से दे विल यूटिलाइज इट इन देयर वर्किंग कैपिटल एंड दे में मेक मोर मनी। तो ये जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। अभी फैक्टरिंग दो तरह के होते हैं। एक रिकोर्स फैक्टरिंग, रिकोर्स मतलब क्या हो गया कि जो बिजनेस हाउस है, जैसे यहाँ मैं ए बोल रहा हूँ, दिस इज अ बिजनेस हाउस ए लिमिटेड, तो इनका क्या है कि अगर ये जो 100 रुपीज़ मिलने थे, अभी यहाँ पे है ये माइक्रो फाइनेंस, इन्होंने क्या किया कि ये इनके पास आए, इन्होंने बिल माइक्रो फाइनेंस कंपनी को सबमिट किया और 80 रुपये लेके चले गए। अभी 100 रुपये जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी को 90 डेज़ के बाद मिलने वाले हैं। अब क्या होता है, जब 90 डेज़ हो जाता है उस टाइम पे वो पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ इशू हो जा रहा है, तो उसमें क्या है कि बिजनेस हाउस विल अल्टीमेटली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट इफ योर कस्टमर फेल्स टू पे। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकोर्स। मतलब इस केस में है कि पैसे अल्टीमेटली जो ए लिमिटेड है उनको चुकाने पड़ेंगे। वहीं नॉन रिकोर्स का मतलब क्या है कि ए ने पैसे ले लिए 100 के बदले 80, जो 20 आपको मिले हैं वो इस रिस्क के लिए ही मिले हैं। तो यहाँ क्या होगा कि अगर जो बंदा है जिसको पैसे पेमेंट करने थे, अगर उसने पेमेंट नहीं किया, तो दैट ऑल रिस्क लाइज विद माइक्रो फाइनेंस कंपनी ओनली। तो यहाँ क्या है कि फैक्टरिंग कंपनी जो है दैट विल एक्सेप्ट द लॉस। आई होप फ्रेंड्स कि आप फैक्टरिंग को समझ गए होंगे। तो एनबीएफसी जो है वो फैक्टरिंग का भी काम कर रही है अभी के टाइम पे। तो उसमें है कि एनबीएफसी फैक्टर इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यहाँ एंगेज्ड इन प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग, कि इनका काम ही है फैक्टरिंग करना। और द फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस शुड बी कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ इट टोटल एसेट, की मतलब पूरा का पूरा जो है वो नहीं करना है, दैट 50% ऑफ इट्स एसेट ही इनको डिप्लॉय करना है। इट्स इनकम डिराइव्स फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। मतलब कि इनको जो और भी अगर ये कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें इनका जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, वो 50% से ज़्यादा जो है वो फैक्टरिंग बिजनेस से ही होना चाहिए। नाउ मोर्टगेज गारंटी कंपनी, यहाँ क्या है कि एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर एंड ग्रॉस इनकम मस्ट बी फ्रॉम मोर्टगेज गारंटी बिजनेस। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ये डाटा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ हाफ मार्क में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेट ओन फंड शुड बी एटलीस्ट 100 crores एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ये अगेन एक डाटा है। नेट ओन्ड फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिव्यू फॉर एनहांसमेंट आफ्टर एवरी 3 years, अगेन ये एक डाटा है। सो एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NOFHCs serves as financial institution through which promoters or promoter group set up a new bank wholly owned by promoters। ये जो है पूरा का पूरा promoters का ही बैंक होता है। Holds the capital of the bank and other financial services companies regulated by RBI and other financial sector regulators। अभी शैडो बैंकिंग क्या है इन इंडिया, तो इसमें क्या है कि क्रेडिट इंटरमीडिएशन involving entities and activities fully or partially outside the regular banking system। अभी gain prominence during 2007 global financial crisis, कि जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद जो शैडो बैंकिंग है उसको थोड़ी प्रोमिनेंस मिली। यहाँ क्या है कि involve entities and activities resembling traditional banking, but traditional banking ही करेंगे but operating outside the regular banking system, कि ये जो है काम बैंकिंग वाला ही करेंगे बट दे वोंट बी द पार्ट ऑफ ओवरऑल रेगुलेटिंग रेगुलेशन। तो यहाँ क्या होगा कि क्रेडिट इंटरमीडिएशन फंक्शन जो है परफॉर्म बाय अ नॉन बैंक एंटिटीज। अभी शैडो बैंकिंग जो है वो टू टाइप्स के हैं। अभी इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो टू कंपोनेंट्स, एक जो है कि नॉन बैंक फाइनेंशियल एंटिटीज और एंटिटीज आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम दैट engage in the bank like activities for maturity transformation, undertaking credit risk
एंड यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लिवरेज। की मतलब यहाँ ये है कि काम वो वही कर रहे हैं, पैसे लेने का देने का सब कुछ, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। वो बैंकिंग सिस्टम के बाहर से काम कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लिवरेज मतलब हम लोग ऑलरेडी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। और द सेकेंड वन की एक्टिविटी सच एज स्क्रूटनाइजेशन, अभी सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज लेंडिंग, रेपो ट्रांजेक्शन that act as important source of funding for नॉन बैंक एंटिटीज। आपको पता होगा सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि ये बहुत सारे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो जो है वो सिक्योरिटाइजेशन का काम करते हैं। मतलब कि जो बैंक के बैड लोन्स हैं, फॉर एग्जांपल कि बैड बैंक के पास 100 का एनपीए है, तो वो क्या होगा कि जो बैंक है वो उसके ऊपर एक लोड है कि वो जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अटक गए हैं। पैसे जो है उनका जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं लॉक्ड है, तो वो एक एआरसी के पास जाइए। ये जो पूरा प्रोसेस है वो है सिक्योरिटाइजेशन का, जहाँ दे विल प्रॉमिस टू पे 80, और वो इनको कैसे मिलेगा, वो इनको रिसिप्ट के फंड में मिलेगा, मार्केट बॉन्ड्स के फॉर्म में मिलेगा। और वो जो पेमेंट है वो सिक्योरिटीज लिंक पेमेंट होगा। उससे क्या होगा कि यहाँ जो बैंक का जो कैपिटल है वो रिलीज हो जाता है, एंड जो एनपीए है दैट दे विल टेक केयर हाउ टू डील विद। ग्लोबली शैडो बैंकिंग एंटिटीज कुड बी कवर्ड अंडर ब्रॉड हेड्स। वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, मनी मार्केट फंड्स में आ सकते हैं, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड मतलब जो रिस्क हेजिंग होती है उसमें आ सकते हैं, फाइनेंस कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स लाइक फंडिंग में आ सकते हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकर्स डिपेंड्स ऑन होलसेल फंडिंग इसमें आ सकते हैं, क्रेडिट इंश्योरर, फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइडर्स एंड सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल्स इसके फॉर्म में भी आ सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओन फंड एंड नेट ओन फंड, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको हम लोग देख रहे थे, काफ़ी बार से देख रहे थे। वहाँ देखिए क्या है कि ओन फंड जो है दैट रेफर्स टू द टोटल कैपिटल ओन्ड बाय एनबीएफसीज इंक्लूडिंग बोथ इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स। वहीं जो इक्विटी कैपिटल रिप्रेजेंट्स द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द एनबीएफसी, वाइल रिजर्व consists of profits retained by the company over the time। अब वही NOF क्या है, नेट ओन फंड, उसमें द मनी द NBFC truly owns after subtracting some things like investments in other companies and the value of certain assets that are not directly used by the business। अभी no NBFC can commence business if its net own funds are less than 2 crores। So this is again one very important question। बैंक फाइनेंस टू NBFCs उसमें क्या है, RBI माइक्रो, all non-banking financial companies NBFCs must register with RBI's Section 45 IA of RBI Act 1934, while credit-related matters are deregulated and certain restrictions remain due to sensitive nature of activities conducted by NBFCs। तो यहाँ पे जो एक्ट है that is important। बैंक finance to registered NBFCs, infrastructure financing, equipment leasing, hire purchase, loans, factoring, investment activities are considered permissible। Banks can extend credit facilities to registered NBFCs engaged in such activities with the approval from their board। इसमें क्या होता है कि जो NBFCs हैं, ऐसे समझो आप कि वो लोगों को लेंड कर रहे हैं या फिर वो किसी कंपनी को लेंड कर रहे हैं, एंड द बैंक विल लेंड टू NBFC। इवन कई जगहों पे क्या है कि जो PSL टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, वो क्या होता है कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि PSL टारगेट जो है वो NBFCs RRBs इनके पास यूजली ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो बैंक है वो NBFCs को इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर PSL। बैंक फिनेंस टू NBFCs नॉट रिक्वायरिंग RBI रजिस्ट्रेशन, बैंक्स में डिसाइड। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि बैंक कैन एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी विथ द अप्रूवल फ्रॉम देयर बोर्ड। सो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बैंक फिनेंस टू NBFCs नॉट रिक्वायरिंग RBI रजिस्ट्रेशन, बैंक में डिसाइड क्रेडिट फॉर सर्टेन NBFC नॉट रिक्वायरिंग RBI रजिस्ट्रेशन। क्यों, कहाँ पे, तो इंश्योरेंस कंपनीज में, निधि कंपनीज में, चीट फंड कंपनीज में, स्टॉक ब्रोकरिंग कंपनी में,
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि NHB से रेगुलेटेड है, वहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बैंक फाइनेंस टू NBFCs में इनएलिजिबल एक्टिविटीज़ फॉर बैंक क्रेडिट टू NBFCs की, NBFCs को जो है वो बैंक नहीं फाइनेंस करेगी इन चीज़ों के लिए। कहाँ? बिल डिस्काउंट इफ दे आर डूइंग, बैंक विल नॉट रीफाइनेंस। इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज एंटिटीज बाय, और ये जो भी है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है ऑड वन आउट क्वेश्चन की तरह, कि जहाँ विच वन इज द ऑड वन। अनसिक्योर्ड लोन्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बाय NBFCs, तो ऐसी जगहों पे ये फाइनेंस नहीं होगा। लोन एंड एडवांसेस टू सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज एंटिटीज, फाइनेंस टू NBFCs फॉर इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस टू IPOs नहीं होगा। शेयर्स एंड डिवेंचर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कोलेट्रल फॉर secured loan to NBFCs. Bank should not issue guarantees for intercompany deposits, loans or indirectly enabled deposit placement with NBFCs. अभी फेयर प्रैक्टिसेस हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में इन लेंथ देख चुके हैं, सारी चीज़ें वही रिपीटेड हैं, कुछ एक चेंजेस हैं हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर लोन एंड प्रोसेसिंग, तो क्या है कि हम लोगों को सारी चीज़ें कस्टमर को वर्नाकुलर लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को कस्टमर समझता है उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। ये 1 मार्क क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ओनली रीजनल, आपको इंग्लिश हिंदी ऐसे करके प्रायोरिटी वाली चीज़ें लिखी होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से, विच विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अलाउइंग कस्टमर्स टू compare the terms with other NBFCs। वहीं एक्नॉलेजमेंट सिस्टम फॉर ऑल द लोन एप्लीकेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि कब एप्लीकेशन जमा हुआ है, जब भी एप्लीकेशन जमा हुआ है वहां से एक्नॉलेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। लोन ऑपरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि NBFC मस्ट कन्वे द सैंक्शन लोन अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन राइटिंग टू बोरोवर, कि बोरोवर को जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्होंने साइन किया है उसकी एक कॉपी देनी है, या फिर आपको रिटर्न में इन्फॉर्म करना है। फर्निशिंग अ कॉपी ऑफ लोन अग्रीमेंट इंक्लूडिंग इंक्लोजर एट द टाइम ऑफ सैंक्शन डिसबर्समेंट एंड मैंडेटरी टू अवॉइड डिस्प्यूट। डिसबर्समेंट और जो कोई चेंज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें क्या होगा, बोरोवर शुड बी नोटिफाइड इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट रेट, सर्विस चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें वहीं मेंशन होनी चाहिए। डिसीजंस टू रिकॉल, एक्सिलरेट payment should align with the loan agreement. NBFC should release the securities upon full repayment, providing notice if legitimate right or lien is exercised। अभी जनरल में वही सारी बातें फिर से कि refrain undue interference in borrower's affair, consent and objection for transfer of borrower's borrowable account should be communicated within 21 days। अगेन ये एक स्टैट है। harassment during loan recovery is prohibited, staff should be trained appropriately। grievance redressal ऑफिसर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस यूनिट में देख चुके हैं। और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, डिस्प्ले ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ grievance redressal officer at every branch, customers can appeal to the officer in charge of the RBI regional officer if grievance are not resolved within a month। तो फ्रेंड्स अगेन ये जो टैट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको एक्सक्लेट कहाँ करना है, RBI के रीजनल ऑफिस में करना है। लैंग्वेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है, प्रेफरेबली वर्नाकुलर, विद इन 1 month, एंड डिस्प्ले टू देयर वेबसाइट्स फॉर शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन। एक्सेसिव इंटरेस्ट को रेगुलेट कैसे करना है, NBFCs जो है वो मस्ट अडॉप्ट द इंटरेस्ट रेट मॉडल कंसिडरिंग द फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिन एंड रिस्क प्रीमियम, की मतलब अलग अलग फैक्टर्स पे अलग अलग इंटरेस्ट। डिस्क्लोज द इंटरेस्ट रेट एंड रिस्क ग्रेडेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, की अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर आप कम रिस्क लोगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ऐसा। पब्लिश रेट ऑन द वेबसाइट एंड रिलेवेंट न्यूज़पेपर अपडेटिंग देम if any change। Annualized rate of interest should be used with clarity। अभी वहीं ombudsman की बात है तो RBI has issued guidelines on integrated ombudsman scheme 2021। फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखेंगे, integrated ombudsman scheme which inter alias cover non banking financial company। पहले जो individual ombudsman schemes होते थे उनको merge करके अभी integrated बना दिया गया है, और जो NBFCs का जो है वो भी अभी यही मर्ज हो गया है। सो स्कीम शैल अप्लाई
to the services provided by a regulated entity in India to its customer under the provision of RBI Act 1934, the Banking Regulation Act 1949 and the PSS Payment Settlement and System Act. तो जहाँ भी ओम्बड्समैन के केस में बात आएगी वहाँ पे ये सारे जो एक्ट्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम टू एनबीएफसीज. एनबीएफसीज जो हैं वैसे जो डिफाइंड है 45 IF ऑफ RBI एक्ट के अंडर जिनका रजिस्ट्रेशन है, दे विल बी एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विथ RBI बैंक, रिजर्व बैंक, एक्सेप्ट फॉर एक्सक्लूशन मेंशन इन द स्कीम्स. अभी कौन कौन से हैं कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंडिंग, IDF, NBF, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी. तो ये जो है दे आर नॉट देयर. द कंपनी अ कंपनी इन रेजोल्यूशन और वाइंडिंग और लिक्विडेशन इस केस में भी, एंड एनी अदर NBFC स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक. तो यहाँ जो है एप्लीकेबिलिटी के लिए एक्सक्लूजन है कि जब ऐसे NBFCs हैं तो इनको नहीं लेंगे, जहाँ पे वाइंडिंग अप और रेजोल्यूशन में कुछ लिक्विडेशन की बातें हैं उसको भी नहीं लेंगे. CIC and IDF NBFC have meanings assigned to them under the RBI decision. ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. The executive director of RBI has been appointed as the appellate authority. ये एक VVI क्वेश्चन है फ्रेंड. रिप्लेसिंग द डिप्टी गवर्नर. जो पहले ऑम्बड्समैन होता था वहाँ क्या था कि जो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI है दे यूज टू हेड, बट अभी क्या है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI जो है वो हेड करते हैं. एंड द सिग्निफिकेंट चेंज अंडर स्कीम ये जो है ऑलरेडी इंटीग्रेटेड के फॉर्म में आ गया है. नाउ स्केल बेस्ड रेगुलेशंस SBR. देखिए यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है. रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFCs. ये क्या हुआ कि RBI हैज़ revised the scale-based regulatory framework for NBFCs through its notification. The regulatory structure for NBFC is structured into 4 layers based on size, activity, and perceived risk. Base layer, middle layer, upper layer, and top layer. जो बेस लेयर है वहाँ पे क्या होता है, NBFC P2P, पीर टू पीर लेंडिंग करते हैं. वहीं A2A ये अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं. NOFHC मतलब नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी. NBFC विदाउट पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेरेंस की जिसमें नहीं है, वो सारे जो हैं वो बेस लेयर में आते हैं. वहीं मिडिल लेयर एंड अपर लेयर ये दोनों जो हैं उनके ऑलमोस्ट सेम है कैटेगराइजेशन स्पेसिफिकेशन. ये NBFC D डिवेंचर्स इश्यूज, CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी. हम लोग इन सारी ही चीज़ों को पीछे देख चुके हैं. HDF हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, SPD स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, IDF NBFC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो और जो मिडिल लेयर है वहाँ पे क्या है, NBFC ICC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंस्टीट्यूशन, NBFC फैक्टर्स फैक्टरिंग हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे, एंड मोर्टगेज कंपनी नॉट स्पेसिफाइड फुली likely continuing the sentence with specific categorization of mortgage companies. So I hope friends आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये जो भी हैं कि मिड लेयर के एग्जाम्पल ये सारे जो हैं वो मिड लेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो इसमें से ऑड वन आउट क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.